गुड इवनिंग भाई लोग। गुड इवनिंग सभी को। बेटा जल्दी से बताओ ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से रिस्पॉन्ड करो और फिर सेशन को शुरू करते हैं। सभी लोग जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। सूरज बोल रहा है क्लियर है। बाकी लोग भी एक बार बता दो भाई, कोई बफरिंग वगैरह तो नहीं हो रही है? गुड इवनिंग दिनेश। हेलो अब्दुल। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद बच्चों। सूरज बोल रहा है सर आज अभी तक तो सब ठीक है। चलो बढ़िया है। पूरी उम्मीद है कि आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा। अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब तो बहुत कुछ ठीक करवा लिया। जय श्री राम, जय श्री राम। गुड इवनिंग सरोज, गुड इवनिंग। चलो भाई जल्दी से देखो। अब फाइबर जो भी है वो सही हो गया है। ठीक है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर बीच में कोई एक आधा सेकंड के लिए बफरिंग होती भी है तो पेशेंस बनाए रखना। ठीक है, कमेंट सेक्शन मत भर देना कि बफरिंग हो रही है, बफरिंग हो रही है। वो उतना टेक्निकल ग्लिच तो किसी में भी हो जाता है, एक आधा सेकंड, 2-4 सेकंड के लिए। बाकी जैसे पहले होता रहा है 4-5 दिन से, वैसा नहीं होगा। और अब उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें ठीक होंगी। अब ध्यान से देखो। सभी को नमस्ते, जय हिंद, राम राम लोकनाथ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। अब बिना देर किए शुरू करते हैं बेटा। असंभव। बिल्कुल। अरे गौरव ने डाल दी होगी यार, क्या बात कर रहे हो तुम, रोज रोज सेम चीज बोलते हो। हाँ अमित, मैं अभी तुम्हारी क्लास के बाद गौरव से पूछता हूँ कि डाली कि नहीं डाली। ठीक है, उनको बोला हुआ है, पीडीएफ भी सेंड कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, करंट अफेयर्स भी करेंगे एटीएम बैच में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखो। चलो, नहीं नहीं, कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है भाई। एटीएम बैच बैच में कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पर जो मैं स्लाइड्स दूंगा तुम्हें, वहीं पर लिखा हुआ वही पीडीएफ के तौर पे काम आएगा, वही नोट्स के तौर पे काम आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अब शुरू करते हैं। यह है हमारा चोल डायनेस्टी, जो कि बहुत टाइम से रुका पड़ा है हमारे इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से, पर अब ऐसा नहीं होना चाहिए। अब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब एटीएम बैच की जो बात है एटीएम बैच में करेंगे। ठीक है, यहां फाउंडेशन की बात चल रही है। और हमारा चोल डायनेस्टी में एक बार लास्ट टाइम में काफी दिक्कत आ रही थी, तो मैं एक बार पेस बनाने के लिए जो हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था ना, वहीं से शुरू करता हूं। ठीक है, ताकि आज ये खत्म ही हो जाए एक बार में, जितना आज हमें खत्म करना चाहिए। ठीक है, चलो बेटा देखो। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था कि भाई जो शाही चोल वंश है, यानी जो इंपीरियल चोल डायनेस्टी है, वहां से हमें शुरू करना है। और तुम सबको मालूम है कि इंपीरियल चोल डायनेस्टी में हम ऑलरेडी विजयालय, आदित्य वन, उसके बाद अपना परांतक और उत्तम चोल को पढ़ चुके थे। उसके आगे के जो दो रूलर्स हैं, राजराज फर्स्ट यानी राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, उनके बारे में हमें यहां पढ़ना है। तो फटाफट से पढ़ते हैं, फटाफट से पढ़ते हैं। ध्यान से देखो बेटा, अब ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखो। राष्ट्रकूट कहां कहां गायब हो गए? अभी पता चल जाएगा बेटा राष्ट्रकूट कहां गायब हो गए, टेंशन ना लो, आगे लिखा हुआ आ जाएगा अपने आप। ठीक है, देखो अब बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं, ध्यान से देखो। तो राजराज चोल जो है, राजराज प्रथम जो है, ही इज वाइडली रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द चोला एम्पायर, reigned between 985 and 1014 सीई। तो 985 से 985 से 1014 एडी तक, सीई तक राजराज प्रथम रूल करता है, जिसका एक्चुअल नेम था अरुमोली वर्मन। क्या नाम था बच्चों? अरुमोली वर्मन। ठीक है, अरुमोली वर्मन। अब ध्यान से देखो, अरुमोली वर्मन जो है वो यहां पर रूलर है, और उत्तम चोल के बाद इंपॉर्टेंट रूलर है, 985 से 1014 तक रूल कर रहा है। अब एक चीज ध्यान से देखो,
इसे चोल साम्राज्य का सबसे महान राजा माना जाता है। सबसे महान राजा, चोल साम्राज्य का सबसे महान राजा, ठीक है, ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द चोला एम्पायर। उसके पीछे रीजंस भी हैं, उसके पीछे रीजंस भी हैं। दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करके उसने चोल साम्राज्य को एक साम्राज्य के रूप में विस्तार के लिए आधार तैयार किया। बेसिक बात यह है भाई, कॉन्क्यूरिंग द किंगडम्स ऑफ सदर्न इंडिया, दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो चोल के अलावा जो किंगडम्स थे उनको उसने जीतकर ही लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द चोला किंगडम्स एक्सपेंशन इनटू एन एम्पायर। यानी चोल राज्य का साम्राज्य में कन्वर्जन, चोल राज्य का, चोल किंगडम का एक एम्पायर में कन्वर्जन, ये इसने उसका ग्राउंड वर्क तैयार कर दिया, उसका आधार तैयार कर दिया है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो अब क्या होता है, ध्यान से देखो। यहां पर लिखा हुआ है कि ही वॉज इन्वॉल्व इन न्यूमरस बैटल्स विद द चालुक्यास इन द नॉर्थ एंड द पांड्याज इन द साउथ। वह उत्तर में चालुक्यों और दक्षिण में पांड्यों के साथ कई लड़ाइयों में शामिल था। और अब तुम ध्यान से देखो, यहां की बात हो रही, मैंने तुम्हें उस टाइम पे भी बताया था, इतनी क्लास तो हमारी बढ़िया चल चुकी थी। तो ध्यान से देखो, ये ऊपर जो है दो तरह के चालुक्य हैं। ये पूर्वी चालुक्य हैं, ईस्टर्न चालुक्य, जिनकी राजधानी है आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम के पास वेंगी। ठीक है, मसूलीपट्टनम के पास वेंगी जो है ईस्टर्न चालुक्य, पूर्वी चालुक्यों की राजधानी थी। और ये जो इतना बड़ा एरिया है येलो कलर से, ये वेस्टर्न चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य हैं, जिनकी राजधानी मान्यखेत और कल्याणी दोनों रही हैं। मान्यखेत जिसे आज के टाइम में मालखेड़ बोलते हैं, ठीक है, और कल्याणी, ये दोनों रही हैं वेस्टर्न चालुक्यों की। तो इन दोनों चालुक्यों को उसने हराया भाई। चोल डायनेस्टी के राजराज फर्स्ट ने ऊपर के दोनों चालुक्यों को हराया। नीचे मदुरई जो कि अपने टेंपल्स के लिए फेमस है, जो कि अपने मंदिरों के लिए फेमस है, यहां पर पांड्य रूलर्स को हराया। यानी उत्तर में चालुक्यों की ऐसी तैसी कर दी और दक्षिण में पांड्यों की ऐसी तैसी कर दी। ठीक है, यह है अपना चोल डायनेस्टी यहां पर इस राजराज फर्स्ट ने। और राजराज फर्स्ट की, चोलों की जो डायनेस्टी थी, उनका जो कैपिटल देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है थंजावुर, जिसे तंजौर भी कहा जाता था, तंजौर भी कहा जाता था, जिसे तंजौर भी कहा जाता था। ठीक है, तंजौर आज के टाइम में थंजावुर। कांचीपुरम जो है ये पल्लवों की राजधानी रही थी, पल्लवों की राजधानी, जिनको हरा के विजय आले गद्दी पर बैठा था। मैंने बताया था पल्लवों के सामंत रहे थे, पल्लवों के जागीरदार रहे थे ये लोग। तो पल्लवों को हराकर, यानी कांचीपुरम उनकी कैपिटल थी, राजधानी थी, उनको हरा के फिर चोलों ने थंजावुर में अपनी राजधानी स्थापित की। चलो उसके बाद देखो, यहां में पता चल गया कि चालुक्यों को हराया और दक्षिण में पांड्यों के साथ उसने कई लड़ाइयां लड़ी। राजराज ने वेंगी पर विजय प्राप्त करके चालुक्य चोल वंश की स्थापना की। इसने जब ईस्टर्न चालुक्य को, देखो ध्यान से, जब ये ईस्टर्न चालुक्य को हराया ना राजराज वन ने, तो बोला भाई ऐसा है, अब ऐसा है, यहां पर चालुक्य नहीं होगा, सिर्फ चालुक्य चोल वंश होगा। एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी, चालुक्य चोल। चालुक्य अब सेपरेट नहीं रहे, ईस्टर्न चालुक्य को बोल दिया चालुक्य चोल, क्योंकि अब इनके अंडर थे, राजराज के बिल्कुल पूरी तरह से अंडर थे। तो वेंगी में चालुक्य चोल की स्थापना कर दी इसने। ठीक है, इसके बाद देखो बेटा, उसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया और इस द्वीप पर, यानी श्रीलंका एक आइलैंड है, तो इस द्वीप पर सदियों तक चलने वाला शासन जो है उसकी इसने शुरुआत कर दी। तो उसने श्रीलंका पर अटैक किया और कई सदियों तक उस पर शासन किया। ठीक है, इस तरह से यहां पर भी हमारा ये पॉइंट बनता है, श्रीलंका पर आक्रमण किया और उस पर सदियों तक, शताब्दियों तक उसने शासन किया। अब बेटा देखो, अच्छा एक चीज बीच में पूछना चाहूंगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन, तुम्हारे कमेंट में जो तुम्हारे कमेंट्स हैं वो रुक चुके हैं। अच्छी बात है, फालतू सवाल नहीं कर रहे हो। लास्ट में जैसी कोई टॉपिक कंप्लीट होगा इसका तो मैं खुद ही बोल दूंगा, डाउट्स पूछ लो। पर मुझे एक बात ये बता दो कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। यस और नो में जवाब दो, यस और नो। ऑडियो वीडियो क्लियर सभी लोग, जल्दी से, क्योंकि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सेशन बढ़िया जा रहा है, बढ़िया ही चलना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट रूलर है राजराज का बेटा, राजराज फर्स्ट का बेटा है राजेंद्र फर्स्ट।
अब इसको देखो भाई, इसके बारे में क्या है, राजेंद्र चोल वन ऑफन डिस्क्राइब्ड एज राजेंद्र द ग्रेट, इसको कई बार राजेंद्र महान के रूप में भी डिस्क्राइब किया जाता है। राजेंद्र फर्स्ट को राजेंद्र द ग्रेट, राजेंद्र महान के रूप में भी डिस्कस किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। और इसको एक नाम और दिया जाता है, इसको एक नाम और दिया जाता है बच्चों, गंगईकोंड चोल। ये नाम ना, ये नाम ये बहुत जरूरी है यार, मैं सभी को बोल रहा हूं। गंगईकोंड चोल जो है ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो तुम्हें याद रखना है कि गंगईकोंड चोल जो है वो कौन से चोल राजा को ये टैग दिया गया है। गंगईकोंड चोल जो है राजेंद्र वन को बोला जाता है, क्योंकि गंगईकोंड चोल का मतलब है गंगा को लाने वाला, गंगा को लाने वाला। मैं बताऊंगा ये गंगा को कैसे लेके आया, अभी आगे फैक्ट आ जाएगा, ठीक है। और याद रखना, गंगईकोंड चोल यानी गंगा को लाने वाला भी कहा जाता है, जिसने 1014 से 1044 ईस्वी तक शासन किया। इसका जो रूलिंग पीरियड है, ये मान के चलो बेटा कि 30 साल इसने रूल किया। 1014 से 1024 10 ईयर, उसके बाद 1024 से फिर अपना 134 इसने किया, फिर 20 साल, और फिर 134 से 144 30 साल, 30 ईयर्स तक एक लंबा शासन किया इस बंदे ने। और इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट रहा है कि ये गंगा नदी को उत्तर से कावेरी तक लेके आ जाता है। कावेरी तक कैसे लेके आएगा मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। राजेंद्र वन, अंडर राजेंद्र वन द वास्ट चोल एम्पायर इंक्लूडेड मोस्ट ऑफ मॉडर्न डे साउथ इंडिया with the river Krishna as its northern limit as well as Sri Lanka, the Lakshadweep and the Maldives। अब देखो मॉडर्न इंडिया, आज का जो हमारा भारत है और आज के भारत में जो हमारा सदर्न इंडिया है, दक्षिण भारत है, उसका ज्यादातर हिस्सा इसके कंट्रोल में आ गया था। इसका मतलब यह है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बताया था, अगर ये कृष्णा रिवर है महाबलेश्वर से निकलती है, तो कृष्णा इस तरीके से महाराष्ट्र कर्नाटक होते हुए तेलंगाना और उसके बाद आंध्र प्रदेश में जाके इस तरह से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। यह है कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर तो इसके साम्राज्य की उत्तरी सीमा बनाती है, ये उत्तरी सीमा। और इसके नीचे का जो एरिया है भाई, इसके नीचे का जो एरिया है, ये पूरा इसके कंट्रोल में था। तो ये राजेंद्र वन के कंट्रोल में था पूरा, लगभग साउथ इंडिया ये वाला राजेंद्र वन के कंट्रोल में आ गया। और सिर्फ इतना नहीं था, लक्षद्वीप बच्चों, लक्षद्वीप भी इसके कंट्रोल में था। और सिर्फ लक्षद्वीप नहीं, नीचे मालदीव्स जो आज एक डिफरेंट कंट्री के तौर पर है, मालदीव्स भी पहले राजेंद्र वन के कंट्रोल में, ठीक है। तो लक्षद्वीप, मालदीव्स, उसके अलावा देखो क्या है, श्रीलंका को भी यहां पे शामिल किया, श्रीलंका को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो पूरे साउथ के साथ साथ इन तीन जो आइलैंड कंट्रीज हैं या आइलैंड वाले एरियाज हैं, उनको भी कंट्रोल कर लिया, बिल्कुल सरोज। तो लक्षद्वीप, मालदीव्स और श्रीलंका, इनको भी कंट्रोल कर लिया इस इलाके के साथ राजेंद्र वन ने, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा, अब ध्यान से देखो, अब क्या लिखा हुआ है। मैं वही बताने वाला था कि गंगा को कैसे लेकर आया, तो यहां पे लिखा हुआ है देखो, ही लेड अ सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपीडिशन टू द गंगा थ्रू ओडिशा एंड बंगाल ब्रिंगिंग गंगा वाटर टू गंगईकोंड चोलपुरम। ये इसने एक शहर बसाया था, गंगईकोंड चोलपुरम, इसने एक शहर बसाया था साउथ में, गंगईकोंड चोलपुरम। तो वहां तक इसकी नई कैपिटल थी। तंजौर यानी तंजावुर के बाद इनकी जो एक राजधानी थी वो थी गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है। तो अपनी नई राजधानी तक इस बंदे ने गंगा के पानी को लेकर आया था। कैसे? इसने देखो, इसने यहां से, जैसे ये गंगा रिवर है, तुम सबको मालूम है, जैसे ये है अपनी गंगा रिवर, मैं इसको डार्क ब्लू कलर से बनाता हूं, ये जैसे ये इधर हरिद्वार से आ रही है ना, फिर अपना ये कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, फरक्का, नीचे कोलकाता, ये सुंदरवन डेल्टा। यहां पर इसने क्या किया, ध्यान से देखो, इसने अटैक किया उड़ीसा के रास्ते, बंगाल में, और उसके बाद यहां पाल राजा थे, पाल राजाओं का शासन था। तुम्हें सब याद होगा वो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हमने पढ़ा था। पाल राजाओं को यहां पर इसने हराया, पाल राजाओं को हराया, और उसके बाद गंगा नदी पर इसका कब्जा हो गया। तो पाल राजाओं को हराया और उसके बाद एक नहर बनाई भाई, एक नहर बनाई, ध्यान से देखो, एक नहर बनाई, और उस नहर को देखो ध्यान से,
उस नहर को इस तरह से ये साउथ में कावेरी नदी तक ले आया भाई, गंगैकोंड चोलपुरम तक। एक नहर के थ्रू, कैनाल के थ्रू गंगा का पानी कहां गया? साउथ में। आज के टाइम में हम सोच भी नहीं रहे कि गंगा का पानी साउथ में कैसे लाएं, है ना? आज के टाइम में नहीं सोच रहे। वो बंदा पूरा गंगैकोंड चोलपुरम तक पूरा नहर के थ्रू गंगा के पानी को ले आया, कावेरी से मिला दिया। बताओ, उसने कावेरी से मिला दिया गंगा के पानी को, गंगा और कावेरी का मिलन करवा दिया भाई इसने। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अब देखो, तो बेसिक बात यह है। अब तुम बोल रहे हो कि सर ये गंगा के पानी को लाने का पर्पस क्या है, इसका पर्पस क्या है? भाई देखो, कावेरी या जो दूसरी नदियां हैं यहाँ पे, कृष्णा, कावेरी, ये सीजनल रिवर्स हैं। जब मॉनसून आता था तभी इनमें पानी का फ्लो बढ़ता था। ये सीजनल रिवर है ना भाई? ये मौसमी नदियां हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्लेशियर तो है नहीं साउथ इंडिया में जो लगातार बहती रहे ये नदियां। जब मॉनसून आता है 4-5 महीने तो बढ़िया बहती हैं, उसके बाद धीरे 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 इनका जो फ्लो है वो खत्म होता जाता है। तो गंगा के पानी को यहां तक लाने का मतलब था कि लगातार फ्लो रहे, पानी का लगातार फ्लो रहे, और मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए, और लगातार बढ़िया खेती बाड़ी हो, हमारे जितने भी शहर हैं चोल साम्राज्य के वहां पे पानी पहुंचे। ये इसका उद्देश्य था, ताकि लगातार जो है वो पानी का फ्लो बना रहे, ससुरा पानी की कोई किल्लत ही ना आए। क्योंकि गंगा तो पेरिनियल रिवर है, साल भर बहने वाली 12 मासी नदी है। अब 12 मासी नदी के साथ आपने अपने राज्य को कनेक्ट कर दिया तो पानी की तो कमी नहीं आने वाली। समझ में आ रहा है सभी को? बिल्कुल। एग्रीकल्चर यानी कृषि, और डोमेस्टिक पर्पस यानी कि जो हमारे जीवन के जो घरेलू उपयोग हैं उसमें जो पानी का इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए कोई कमी नहीं आने वाली। इतना जबरदस्त आइडिया, और उसको इंप्लीमेंट भी कर दिखाया राजेंद्र वन ने। तो अगर कोई इसे महान ना बोले तो फिर तो गलत बात है भाई। ठीक है, अब तुम देखो, उसके बाद राजेंद्र प्रथम के तहत विशाल चोल साम्राज्य में आधुनिक दक्षिण भारत का अधिकांश भाग शामिल था, जिसकी, अच्छा ये तो हमारा हो ही गया, बिल्कुल, ये हमने पढ़ लिया था। तो ये वाला पॉइंट था कि वो ओडिशा और बंगाल के माध्यम से गंगा नदी को लाने में सफल रहा, गंगैकोंड चोलपुरम में। याद रखना, ये इसकी नई राजधानी थी, गंगैकोंड चोलपुरम, कावेरी नदी के पास। तो यहां तक ले आया गंगा नदी के पानी को। और फिर ऐसा भी माना जाता है, ये तो छोटी चीज है भाई, ये तो छोटी चीज है। नहीं, बिल्कुल सुरजीत, आज वो कैनाल नहीं है बेटा। अगर आज वो कैनाल होती तो हम लोग गंगा के पानी को कावेरी तक जाते हुए देख रहे होते। उसी टाइम वो नहर बनाई गई थी, और उसके बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो नहर मिट्टी से भर गई, और वो नहर जो है डिसअपियर हो गई। ठीक है, बिल्कुल नहीं, अभी सरोज वो कैनाल नहीं है, अभी नहीं है। अब देखो बेटा, एक चीज और बताता हूं, पर उसके एविडेंस मिल सकते हैं अगर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खुदाई वगैरह चालू करे कि कहां कहां से वो नहर को लेके गया था, तो उसके एविडेंस जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि यार गंगा को कावेरी तक लाना अपने आप में महान कदम है, पर अगर तुम इसका दूसरा महान कदम देखोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि यार ये तो फिर बिल्कुल छोटा सा कदम था। भाई राजा जो है ये सोचता है कि यार अपने आसपास की जो जमीन है उसी पर कब्जा करके रखें, या थोड़ा अगल बगल के इलाकों को जीत लिया, बस उतना काफी है, अपनी लाइफ सेट है, मौज मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बंदे का विजन देखो, तुम इस बंदे का विजन देखो कि क्या बोल रहे हैं। देखो यहां पे माना जाता है कि श्री विजय यानी दक्षिणी मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा, बेसिक बात है इंडोनेशिया, भाई इंडोनेशिया तक पहुंच गया है। हिंदुस्तान तो इसने काबू में कर ही लिया पूरा साउथ वाला, और ये इंडोनेशिया तक पहुंच रहा है भाई, सुमात्रा आइलैंड तक। सुमात्रा, जावा, ये सब इंडोनेशिया का पार्ट है। दक्षिणी मलय प्रायद्वीप जहां पर ये अपना मलेशिया और सिंगापुर वगैरह वहां तक पहुंच गया ये, उनके खिलाफ भी इसने जबरदस्त सैनिक अभियान चलाए। मतलब इसके पास जबरदस्त नेवी थी। नेवी के दम पे तो जाओगे ना भाई तुम इंडोनेशिया और मलेशिया, पानी में आर्मी थोड़ी चलाओगे तुम, नेवी चलाओगे। तो इस बंदे ने, देखो किस ईयर की बात हो रही है ये, 1025, 1014 से 1044 तक इसने रूल किया। 1025 में भाई साहब ने इंडोनेशिया पर अटैक कर दिया। ठीक है, 1025 एडी में ही अटैक्ड इंडोनेशिया। और अब तुम देखो ये मैप है, ये देखो पूरा ये एरिया। अब गंगा नदी को ये जब इधर से लेके आया यहां तक, ठीक है, नीचे तक लेके आया गंगैकोंड चोलपुरम तक, तो भाई ये पूरा एरिया इसी का हो गया ना। फिर ये पूरा एरिया इसी का हो गया, मतलब मेन टेरिटरी तो इसकी ये रही।
मेन टेरिटरी तो इसकी ये रही, ये पूरा एरिया इसका है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। पर इसके इसके राज का, इसके शासन का असर पालो तक है, क्योंकि वहां से गंगा आ रही है कैनाल के थ्रू। और दूसरी बात, श्रीलंका पर भी इसका कब्जा देखो, श्रीलंका पर भी इसका कब्जा, इधर लक्षद्वीप पर भी इसका कब्जा, मालदीव पे भी इसका कब्जा। उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, उसके बाद क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, जबरदस्त नेवी के दम पर, जबरदस्त नेवी और आर्मी के दम पर यह बंदा चला गया भाई, यहां ये देखो, ये सुमात्रा आइलैंड पर यह कब्जा कर लिया, यहां पर कब्जा कर लिया, जहां जहां जरूरी लगा इसको कि यहां से फायदा हो सकता है, वहां वहां इसने ये देखो ये कब्जा कर लिया। ये है मलय, ये है मलय आइलैंड, ठीक है, मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है, प्रायद्वीप का मतलब होता है कोई ऐसी जमीन जो तीन तरफ से पानी से घिरी हुई हो, इसे बोलते हैं मलय प्रायद्वीप। मलय प्रायद्वीप पर भी कब्जा कर लिया भाई, मलय पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लिया। ये देखो यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, मतलब इतनी दूर से वहां भी चला गया। समझ में आ रही तुम्हें बात? और इसीलिए इंडोनेशिया और साउथ इंडिया के बीच में जबरदस्त ट्रेड रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में, बिल्कुल। तो कोई भी ऐसा हिस्सा जमीन का जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ हो बच्चों, उसे प्रायद्वीप बोलते हैं, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। और इस पेनिनसुला का, इस प्रायद्वीप का नाम है मलय पेनिनसुला। तो सुमात्रा द्वीप पर तो इसने अटैक किया ही, 3 इलाके इधर हड़प लिए, और मलय पेनिनसुला में तो 4-5 इलाके हड़प लिए। तो यहां तक राज है इसका, यहां से देखो, यहां, 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 समझ रहे हो तुम? राजेंद्र वन को महान कहना, ग्रेट कहना गलत बात नहीं है। इसके बाद अब हम बात करते हैं, देखो हमने चोला रूलर्स के बारे में पढ़ लिया, चोला रूलर्स के बारे में यही 6 रूलर्स पढ़ने तुम्हें, और कुछ नहीं पढ़ने। हम लोगों ने लास्ट क्लास में विजयालय, उसके बाद आदित्य वन, परांतक वन, उत्तम चोल, आज पढ़ा राजराज वन, राजेंद्र वन, टोटल 6 रूलर्स पढ़ लिए। अब अदर एस्पेक्ट्स, जो दूसरे पहलू हैं चोल साम्राज्य के, वो पढ़ने, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन। कल की क्लास में सोसाइटी, इकोनॉमी और रिलीजन पढ़ लेंगे, ठीक है। मतलब कल जो है इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, और चेर और पांड्या छोटे छोटे हैं, उनको भी एक क्लास में निपटाने की कोशिश करेंगे, ताकि ज्यादा टाइम, जो हमारा 4-5 दिन का जो टाइम निकला है, उसको बैकअप दिया जा सके, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारा कोई नुकसान ना हो बच्चों, ठीक है, और बहुत बढ़िया हमारा फाउंडेशन बने, तुम्हें बहुत बढ़िया इसका एक्सपीरियंस मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, इनका प्रशासन कैसा था। तो प्रशासन जो है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरे साम्राज्य का चलता है राजधानी से। जैसे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, वो दिल्ली से चल रहा है, दिल्ली से पूरे देश को कंट्रोल किया जा रहा है। तो वैसे ही पूरे चोल साम्राज्य को कहां से कंट्रोल किया जाता था? तंजौर से। तंजौर चोल राजधानी थी, इसलिए तंजौर से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया जाता था, ठीक है भाई। अच्छा रंजू बेटा, फायदा क्या हुआ राजेंद्र को? देखो, इंडोनेशिया और मलय प्रायद्वीप पर जब उसने अटैक किया, तो वहां से जो स्पाइसेस, मसाले वाले इलाके थे, वो और उसके हिस्से में आ गए, वो और उसके हिस्से में आ गए। वहां से जो पाम ऑयल है, वहां के जो इलाके थे पाम ऑयल वाले, वो भी उसके हिस्से में आ गए। तो अब वहां से वो दूसरे मसाले और पाम ऑयल, उन सब का ट्रेड कर रहा था दुनिया में। मुनाफा है कि नहीं है? और दूसरा, किसी भी राजा के लिए अगर टेरिटरी बढ़ जाए, क्षेत्र बढ़ जाए, तो उससे बढ़िया क्या है? क्योंकि जितना क्षेत्र बढ़ेगा उतने लोग बढ़ेंगे, जितने लोग बढ़ेंगे उतना टैक्स बढ़ेगा। अल्टीमेटली फायदा है पैसे का। क्लियर है बच्चे? रंजू कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? ज्यादा टेरिटरी, ज्यादा लोग, ज्यादा लोग ज्यादा टैक्स, सीधी बात है। अच्छा, शिवाजी, जब हम मेडिवल टाइम में, मॉडर्न टाइम में पहुंचेंगे तो मैं बताऊंगा छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी क्यों कहा जाता है। उनका अलग ही कंट्रीब्यूशन है, अलग ही लेवल का है, ठीक है। इसके टाइम पे भी नेवी बहुत जबरदस्त थी, और उनके टाइम पे तो थी ही, ठीक है। बिल्कुल डिस्कस करेंगे, सारा सीक्वेंस में आने दो। अभी एकदम से अर्ली मेडिवल से ससुरा तुम पहुंच जाओगे बिल्कुल लेटर मेडिवल पे या फिर अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री पे, तो दिक्कत होगी, है ना। जब वहां पहुंचेंगे तो डिटेल में बताऊंगा, कोई एक आधा फैक्ट में नहीं बता सकते ना उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को। अब देखो, तंजौर इसकी राजधानी है पूरे चोल एम्पायर की। अब ध्यान से देखो, द चोल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 3 मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट। आज भी तो यही है भाई,
आज भी तो यही है, आज भी तो यही है। चोल साम्राज्य को 3 प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया, केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार। आज भी तो यही है। देखो आज के टाइम में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, दिल्ली में बैठी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट आज के टाइम में। फिर हर स्टेट के पास अपनी स्टेट गवर्नमेंट है आज के टाइम में, है तो प्रांतीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार है हमारे पास। और हर राज्य में शहर के लेवल पर हमारे पास है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है कि नहीं, नगर पालिका वगैरह। और गांव के लेवल पर हमारे पास पंचायती राज है कि नहीं, पंचायती राज है बिल्कुल। तो बेटा जो उस टाइम पे था वैसा ही तो आज है ना, पंचायती राज उस टाइम पर भी था, आज भी है। आज हम उसे ग्राम पंचायत बोलते हैं, उस जमाने में ग्राम सभा बोलते थे। ठीक है रश्मि बेटा, आप देखो तुम्हारा जो मेंस है अपना सीजीएल का, उससे काफी पहले ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाउंडेशन है, फाउंडेशन में अगर मैं पेस बढ़ा दूंगा, इसको बढ़ा दूंगा तो तुम्हारा फाउंडेशन खराब हो जाएगा, तुम्हारा पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पेस बढ़ाने के चक्कर में कुछ टॉपिक्स छोड़ने पड़ेंगे। मैं टॉपिक छोड़ना नहीं चाहता। एक बार मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, तो मैं कहीं और दोबारा कहीं से जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम्हारे सीजीएल के मेन से पहले, प्रीलिम्स में तो जितना आता उतना तो हो ही जाएगा आराम से, मेन से पहले पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ये मान के चलो अक्टूबर नवंबर में जाके खत्म होगा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, ये यहां पर हमारा, अब ये हमारा यहां पर देखो एक अगला फैक्ट है कि उत्तर मेरूर शिलालेख चोल प्रशासन पर प्रकाश डालता है। मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन की बातें हमें पता चल रही हैं, ध्यान से देखो, बिल्कुल 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 ध्यान से देखो। तो ये जीके जहां जहां आएगी ये कोर्स तुम्हारा वहां वहां हेल्प करने वाला है, तो बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, उत्तर मेरूर शिलालेख चोल प्रशासन पर प्रकाश डालता है। कैसे, ध्यान से देखो भाई। चोल प्रशासन की राजधानी है तंजौर, तो ये यहां मैं लिख देता हूं तंजौर, ये राजधानी है तंजौर। आज का ये है हमारे पास, आज का हमारे पास ये है चेन्नई, यानी उस जमाने का तो मद्रास मान लो। ठीक है, ये चेन्नई है। चेन्नई के बिल्कुल वेस्ट में, पश्चिम में, ये देखो मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, यहां पर है उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर नाम की जगह है, उत्तर मेरूर। ठीक है, उत्तर मेरूर। तो उत्तर मेरूर नाम की जगह पर यहां पर है एक इंस्क्रिप्शन, एक शिलालेख। और उस इंस्क्रिप्शन में, उस शिलालेख में इंस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाया जाता था चोल साम्राज्य में। ठीक है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता था, ये उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन में है। ठीक है बेटा, तो उत्तर मेरू शिलालेख चोल प्रशासन पर प्रकाश डालता था। उत्तम मेरू इंस्क्रिप्शन शेड लाइट ऑन द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट देखो। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल बिल्कुल, अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या सीन है। कौशिक बंगाली लिख रहा है भाई तू, अपने को कुछ समझ में नहीं आ रही है, ध्यान से देखो। प्रशासन का प्रभारी, अब ध्यान से देखो, द किंग वॉज इंचार्ज। अब ध्यान से देखना, द किंग, जो भी चोल साम्राज्य का राजा होता था, राजराजवन है, राजेंद्र है, या फिर अपना विजयालय है, या कोई भी है, परांतक है, आदित्य है, जो भी राजा हुआ वो इंचार्ज था एडमिनिस्ट्रेशन का। प्रशासन का प्रभारी राजा होता था, यानी प्रशासन शुरू होता था राजा से। भाई अल्टीमेट हेड तो राज्य का वही है, अल्टीमेट हेड तो राज्य का वही है ना, तो प्रशासन शुरू होता था राजा से। और द चोला किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, ये जो राजा का पद है ये वंशानुगत था। चोल शासन वंशानुगत, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कोई इलेक्शन नहीं होने वाला यहां पर कि अगला राजा कौन बनेगा, इलेक्शन करते हैं, नहीं। राजा का जो बड़ा बेटा है, जो ज्येष्ठ पुत्र है, वही राजा बनेगा। एल्डेस्ट सन जो है, या एल्डर सन जो है, ही वुड बी द नेक्स्ट किंग। तो चोल शाही परिवार की परंपरा के अनुसार सबसे बड़ा पुत्र राजा के बाद चोल सिंहासन पर बैठता था, है ना। अकॉर्डिंग टू चोला रॉयल फैमिली ट्रेडिशन, द एल्डेस्ट सन सक्सीडेड द किंग टू द चोल थ्रोन। और ऐसा ही होता, चोल की क्या बात कर रहे हैं, पूरे मेडिवल टाइम में, एंशिएंट टाइम में यही रहा है हमेशा। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में,
पेट्रियार्कल सिस्टम में बच्चों, मैं आपको एक चीज बताता हूं, पेट्रियार्कल सिस्टम में हमेशा यही रहा है, एंशिएंट टाइम से ही, और ये बिल्कुल मॉडर्न टाइम तक भी रहा है, जब तक हमारे यहां रियासतें रही हैं 1947 तक, 1947 तक भी यही रहा है कि जो भी राजा का बड़ा बेटा है वही राजा बनेगा। अगर बड़े बेटे की किसी वजह से मृत्यु हो जाती, डेथ हो जाती, तो उसका छोटा भाई जो है वो राजा बनेगा। ठीक है भाई, इस तरह से। और मान लो अगर जो जिस बड़े बेटे की मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, उसका कोई अपना बेटा है, तो फिर छोटा भाई राजा नहीं बनेगा, फिर राजा का बेटा राजा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह का सिस्टम हुआ करता था, और ये सिस्टम एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। और जो राजा के बाद जो राजा बनेगा, जो उसका बेटा है, उस बेटे को बोला जाता था युवराज। युवराज वॉज द नेम ऑफ द हेयर अपैरेंट। युवराज जो है स्पष्ट उत्तराधिकारी का नाम था, युवराज बोलते थे, प्रिंस बोलते थे। जो राजा के बाद गद्दी पर बैठने वाला है, उसका जो बेटा जो गद्दी पर बैठेगा, उसे युवराज बोलते थे। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब हमारे पास बाघ जो है, यानी टाइगर, टाइगर वॉज द रॉयल एम्बलम ऑफ चोल किंग्स। जैसे हमारे भारत का भी, इंडिया का भी वो 4 शेर है ना, 4 शेर हैं जो हमारे एम्बलम पर है, नेशनल एम्बलम पर है, राष्ट्रीय चिन्ह पर है ना भाई। तो वैसे यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, बाघ जो है यानी टाइगर जो है, शेर नहीं, शेर तो लायन है, ये टाइगर है। टाइगर चोल राजाओं का राज्य चिन्ह था, रॉयल एम्बलम, जो इनका राज्य चिन्ह था इनके अपने चोल साम्राज्य का, वो था बाघ, टाइगर। और उसके बाद देखो, राजा को शासन में मदद करने के लिए, राजा को शासन में मदद करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हुआ करती थी, एक मंत्री परिषद राजा को उसके कार्य में सहायता करती थी। भाई अकेले राजा इतने बड़े साम्राज्य पर कंट्रोल कैसे रखेगा, उसे कुछ जो असिस्टेंट्स हैं, उसके जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी मदद तो लगेगी ना भाई, है ना भाई। अब आज के टाइम में प्राइम मिनिस्टर मोदी अकेले पूरे देश पर शासन थोड़ी कर रहे हैं, उनके पास भी मंत्री परिषद है, कई 40, 50, 45 उनके पास अपने मंत्री हैं, जिनकी मदद से वो शासन कर रहे हैं हमारे देश के ऊपर। ध्यान से देखो, बिल्कुल लोकनाथ, बिल्कुल वो वाला वहीं से लिया है, सारनाथ से, वेरी गुड। तो मंत्री परिषद राजा को उसके कार्य में सहायता करती थी। अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडेड द किंग इन हिज वर्क। चलो बेटा देखो, ध्यान से देखो, जो लोअर लेवल के ऑफिसर्स होते थे ना, जैसे ग्रेड सी, ग्रेड बी, जैसे जिन एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हो, आप जो तैयारी कर रहे हो, जिन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, वो ग्रुप बी और ग्रुप सी की, है ना, ग्रुप बी ग्रुप सी की नौकरी की तैयारी कर रहे हो आप लोग। ध्यान से देखो, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप लोग ग्रुप बी और ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो। कोई होगा जो ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा होगा, खैर सरकारी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी नौकरी मिल जाए बढ़िया है। तो निचले स्तर के जो अधिकारी होते थे, जो लोअर लेवल के ऑफिशियल्स थे, निचले स्तर के अधिकारी थे, उनको बोला जाता था सिरुंतरम। क्या कहा जाता था बेटा, सिरुंतरम। जैसे तुम लोग अभी लोअर लेवल के ऑफिशियल्स बनोगे, ग्रुप बी, ग्रुप सी, है ना, ग्रुप डी, तो भाई तुम्हें क्या कहा जाएगा, अगर चोल साम्राज्य में पहुंच जाओ तो तुम्हें क्या कहा जाएगा, तुम्हें कहा जाएगा सिरुंतरम। और जो ग्रुप ए ऑफिसर्स होते हैं, जो यूपीएससी वगैरह का एग्जाम देकर निकलते हैं, जबकि उच्च स्तर के अधिकारियों को, हाई लेवल ऑफिशियल्स, उच्च स्तर के अधिकारियों को बोला जाता था पेरुंतरम। तो जैसे जिन एग्जाम्स की तुम तैयारी कर रहे हो उसके हिसाब से तुम सिरुंतरम, और जो यूपीएससी वाले हैं वो पेरुंतरम। समझ में आ रहा है तुम्हें, इस तरह से कंपेयर करो, सिरुंतरम छोटे लेवल के ऑफिशियल्स और पेरुंतरम बड़े लेवल के। द चोला गवर्नमेंट रिलाइड हेविली ऑन लैंड रेवेन्यू। ये देखो बेटा, लैंड रेवेन्यू एज इट्स प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम। एज अ टैक्स 1/6 ऑफ द लैंड्स प्रोड्यूस वाज कलेक्टेड। 1/6 ऑफ द लैंड्स। भाई चोल सरकार अपने राजस्व के प्राथमिक स्रोत के रूप में भू राजस्व पर अधिक निर्भर थी। भाई उस जमाने में जो सबसे ज्यादा टैक्स मिलता था वो जमीन से मिलता था, समझ में आ रही भी बात, लगान जिसे बोलते थे, कर जिसे बोलते थे। तो चोल साम्राज्य का सभी साम्राज्यों के साथ यही था, सभी एम्पायर के साथ यही था कि जो जमीन से मिलने वाला कर है, जो लैंड से मिलने वाला रेवेन्यू है, उस पर डिपेंडेंसी, उस पर निर्भरता ज्यादा रहती थी। और साथ ही साथ कर के रूप में भूमि का, अब देखो कितना हिस्सा लिया जाता था कर के रूप में। जैसे मान लो तुम्हारा ये कोई खेत है, ये तुम्हारा फील्ड है, एग्रीकल्चरल फील्ड है, तुम्हारा खेत है। इस खेत में तुमने मान लो गेहूं उगाया,
और जितना भी उगाया मान लो वो 100% है, जितनी भी तुम्हारी फसल का उत्पादन हुआ, जितना भी तुम्हारा क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, दैट इज 100%, मान लो 100% है, तो तुम्हें इस 100% का 1/6 देना पड़ता था। 1/6 ऑफ 100%, भाई 1/6 ऑफ 100% क्या होगा? 1/6 क्या होगा 100% का? तुम देखो 1/6 होगा बेटा 16.66%, इतना ही होगा। मेरी मैथ्स तो कमजोर है, तुम एक बार चेक कर लेना भाई। 1/6 है ना भाई, 16.66% है ना, तो 16.66% इतना तो आपको अपने टोटल प्रोड्यूस का टैक्स देना ही पड़ता था। यानी मान लो तुम्हारे खेत में 100 केजी गेहूं हुए, 100 केजी गेहूं हुए, तो टैक्स के तौर पे तुम्हारे 16 केजी या 17 केजी गेहूं चले जाएंगे, है ना भाई, 17 केजी या 16 केजी गेहूं चले जाएंगे टैक्स के तौर पे, अगर 100 केजी गेहूं हुए तो। यानी 100 का 16.66% आपका टैक्स होता था, ये लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। और उसके अलावा अब ये तो मेन सोर्स है इनकम का। राजा की इनकम का मेन सोर्स है भू राजस्व, जमीन से मिलने वाला टैक्स। भूमि राजस्व के अलावा देखो ध्यान से, कस्टम टैक्स भी लिया जाता था, टोल्स भी लिए जाते थे। देखो ध्यान से, कस्टम्स एंड टोल्स वर दी एम्पायर्स अदर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन एडिशन टू द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू के अलावा कस्टम और टोल यानी सीमा शुल्क। अगर चोल साम्राज्य की सीमा में कोई एंटर होता था, मान लो कोई जैसे मान लो कोई दूसरे साम्राज्य का कोई शिप आ गया, कोई जहाज आ गया इनकी टेरिटरी में, तो टैक्स दो भैया, हमारी टेरिटरी में तुम एंटर हुए हो, टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें सीमा शुल्क देना पड़ेगा, तुम हमारी सीमा के अंदर एंटर हुए हो तो तुम्हें सीमा शुल्क देना पड़ेगा, कस्टम देना पड़ेगा, तुम्हें टोल देना पड़ेगा। जैसे आज के टाइम में रोड पे होता है ना टोल, तो सीमा शुल्क, टोल, ये सब भी टैक्स के तरीके हुआ करते थे जिससे इनकम बनती थी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सरोज, एजुकेशन तो बहुत बढ़िया थी एंशिएंट टाइम में। हमारी एजुकेशन तो हमारी आज जितनी बढ़िया नहीं, उससे ज्यादा बढ़िया थी उस टाइम पर। ये तो अंग्रेजों के टाइम पर, और ये जो इन्वेडर्स आए, दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुई, मुगल डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई, इनके चक्कर में और अंग्रेजों के चक्कर में हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एंशिएंट वाला, वो खराब हो गया सबसे ज्यादा अंग्रेजों के टाइम पर। और उन्होंने आज जो हमें एजुकेशन सिस्टम दे रखा है वो अंग्रेजों का है, हमारा नहीं है। हमारा तो बहुत ज्यादा एडवांस्ड था, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके अलावा देखो यहां पर, इसके अलावा बंदरगाहों, जंगलों और खदानों पर भी करों से राजा के खजाने को मदद मिलती थी। यानी बंदरगाहों पर भी टैक्स लग रहा है, जंगलों पर भी टैक्स लग रहा है, खदानों पर यानी जो माइनिंग वगैरह चल रही है ना, वहां पर भी टैक्स लग रहा है। तो राजा की इनकम का कोई एक सोर्स नहीं है, मेन सोर्स भू राजस्व है, जमीन से मिलने वाला टैक्स है, लैंड रेवेन्यू है, पर उसके अलावा कस्टम, टोल, बंदरगाह यानी पोर्ट, जंगल यानी फॉरेस्ट, खदान यानी माइंस, इन सब पर भी जो टैक्स मिल रहा है वो भी इसका राजस्व का एक तरीके से सोर्स हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, देखो बेटा बात क्या है रश्मि, तुम खुद सोचो कि अगर राजा ने ये जिम्मेदारी ली है कि भाई वो हमें सुरक्षा देगा, हमारी टेरिटरी राजा सुरक्षित करेगा, हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, कोई अटैक करेगा तो राजा अपनी आर्मी के दम पर हमें बचाएगा, तो फिर राजा अगर आर्मी रखेगा तो आर्मी को सैलरी देनी पड़ेगी, खाना पीना करना पड़ेगा, पेंशन देनी पड़ेगी, हथियार कहां से आएगा? राजा की अपनी कोई इनकम थोड़ी है, हमसे ही तो टैक्स लेगा। मतलब हमें सुरक्षा देने के बदले राजा हमसे क्या ले रहा है? टैक्स ले रहा है। सीधी सी बात है, गिव एंड टेक का प्रोसेस है। आज भी तो हम लोग टैक्स पे करते हैं ना भारत सरकार को। भारत सरकार जो हमारे लिए स्कीम्स लेके आ रही है, जो पॉलिसी लेके आ रही है, हमारे लिए जो काम कर रही है, वो सब किसकी वजह से कर रही है? क्योंकि हम उनको टैक्स का पैसा दे रहे हैं। सरकार का इनकम का सोर्स वही है। तो आज भले ही हमारे यहां डेमोक्रेसी है, उस जमाने में मोनार्क यानी राजतंत्र था, आज लोकतंत्र है, तरीका तो वही है काम करने का, ठीक है। चलो अब ये और देखो, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। द चोलाज हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी। देखो मैंने अभी तुम्हें बोला था, तभी तो भाई मलय प्रायद्वीप पहुंच गए, तभी तो मलय पहुंच गए, इंडोनेशिया के सुमात्रा पहुंच गए। ये देखो, द चोलाज हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड नेवी। द आर्मी वॉज मेड अप ऑफ 70 रेजिमेंट्स। यार तुम देख रहे हो भाई कितनी रेजिमेंट्स है, कितनी बड़ी आर्मी होगी। चोलों के पास एक मजबूत सेना और नौसेना थी। सेना 70 रेजिमेंट से बनी हुई थी। जैसे आज भी हमारे आर्मी में रेजिमेंट्स हैं, महार रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, राजपुताना राइफल्स, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, है ना भाई, इस तरह की सिख लाइट इन्फेंट्री, मराठा इन्फेंट्री, है ना भाई, जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, अलग अलग तरह की, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, है ना,
गोरखा, तो कितनी है, वैसे ही 70 रेजिमेंट्स इनकी भी हुआ करती थी, बिल्कुल 70 रेजिमेंट्स। उसके बाद देखो, चोल राजाओं ने अत्यधिक कुशल अरबी घोड़ों को आयात करने के लिए उच्च कीमत चुकाई। चोलों के पास इतना पैसा था कि जब उन्होंने अपनी आर्मी के लिए घोड़े मंगवाए तो अरबी नस्ल के मंगवाए। कौन सी नस्ल के बेटा, ये याद रखना है, द चोला किंग्स पेड अ हाई प्राइस टू इंपोर्ट, अरब से मंगवाए हैं, अरबी घोड़े मंगवाए हैं इन्होंने, जिसकी कीमत होती थी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत उच्च नस्ल के होते थे, बहुत एफिशिएंट, बहुत कारगर साबित होने वाले घोड़े हुआ करते थे, है ना भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जानदार घोड़े हुआ करते थे। उसके लिए भी इन्होंने पैसा बहाया है खूब, कि आर्मी स्ट्रांग रहनी चाहिए, पैसे की ऐसी की तैसी, आर्मी स्ट्रांग रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो, चोल किंग सर्व्ड एज चीफ जस्टिस, जो राजा हुआ करता था वो मुख्य न्यायाधीश का काम करता था। भाई अब जैसे मान लो किसी के साथ बहुत कुछ गलत हो गया, है ना, चोल साम्राज्य के अंदर कोई आम आदमी है, उसके साथ गलत हो गया, वो बोल रहा है कि मुझे राजा से न्याय लेना है, मुझे राजा से जस्टिस चाहिए, तो राजा के दरबार में पहुंचता था, महाराज मेरी रक्षा करो, महाराज मेरे साथ ये गलत काम हो गया, मैं गरीब हूं, ये हूं। राजा वहीं ऑन द स्पॉट फैसला करता था। तो राजा मुख्य न्यायाधीश है, यानी कोर्ट वगैरह बना रखे हैं, अदालतें वगैरह बना रखी हैं, पर अगर अदालतों में फैसला सही से नहीं हुआ तो अल्टीमेटली आप कहां जा सकते हो, राजा के पास, और राजा फिर सही फैसला करता था, या जो भी फैसला करता था वो मानना पड़ता था। तो राजा मुख्य न्यायाधीश है, यानी इसका जो एक बार फैसला हो गया तो फैसला हो गया, ठीक है। और क्योंकि प्रमुख मामलों की सुनवाई राजा स्वयं करता था, गांव के छोटे मोटे विवादों की सुनवाई ग्राम सभा करती थी। याद रखो, जो माइनर विलेज डिस्प्यूट्स हैं दे वर हर्ड बाय विलेज असेंबली, जो ग्राम सभा होती थी, जैसे आज के टाइम में ग्राम पंचायत होती है, जैसे गांव में कोई मुद्दा हो जाता है तो पंचायत बैठ जाती है, सरपंच साहब जो है, प्रधान साहब जो है, वो आपस में सुलह करवा देते हैं, मामला वहीं निपटवा देते हैं, मामला जो है कोर्ट तक या पुलिस तक पहुंचता ही नहीं है। तो उस जमाने में भी ग्राम सभा होती थी जो आपसी विवादों को खत्म करवा दिया करती थी, ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल दिनेश। चोलो देखो, चोलों के साथ सबसे बड़ी बात यही है कि वो स्टेबल रहे लंबे टाइम तक, उन्होंने गिव अप नहीं किया। भले 700-800 साल उन्होंने जागीरदारी के निकाले हैं पल्लव और पांड्यों के नीचे, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और विजय आले ने वापस से चोलों को खड़ा कर दिया है, ठीक है भाई। ध्यान से देखो, इस तरह से हमारा आज का जो सेशन है बच्चों, आज का सेशन यहीं खत्म होता है। कल सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, यानी कल पूरी कोशिश करेंगे चैप्टर खत्म हो जाए, और चोल से जो हम पढ़ रहे हैं उतना ही पढ़ना, बाकी जो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूं, अपलोड कर रहा हूं धीरे धीरे, ठीक है, करवा रहा हूं अपलोड, वो वहां से प्रैक्टिस हो जाएगी। जो चीज मान लो बाई चांस ऐसा हुआ कि कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट एक आधा फाउंडेशन में छूट गया, तो वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ है वहां पर डल जाएगा, ताकि दोनों जब आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी हो जाएगी जबरदस्त। बिल्कुल, आज मॉडर्न हिस्ट्री है एटीएम बैच में, तो जो लोग भी एटीएम बैच में है वो 9 बजे मिलो वहां पर, ठीक है बेटा। चलो, तो आज के लिए इतना काफी है। सेशन में मजा आया कि नहीं, पहले तो ये बताओ, समझ में आया तुम्हें? समझ में आना जरूरी है, ये सब पढ़ा तो बाद में भी जा सकता है, याद तो बाद में भी किया जा सकता है, समझ में आना जरूरी है। और कोशिश यही रही कि आज क्लास खराब ना हो, तो आज बढ़िया रहा यहां पर सब कुछ। चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये जो हमारा फाउंडेशन चल रहा है, इसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री होगी, इसमें तो बिल्कुल बेसिक से होगी ना, बेसिक से एडवांस। एटीएम में तो प्रैक्टिस है भाई, एवरेज बच्चों के लिए प्रैक्टिस है, एवरेज को अपने आप को मास्टर बनाना, तो उनके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। यहां तो बिल्कुल बेसिक से होगी, एक एक चीज समझ रहे हो भाई, कुछ नहीं छूटेगा यहां पे। नहीं, नोट्स नहीं बनाने हर्ष, नोट्स नहीं बनाने, जो मैं ये पीडीएफ दे रहा हूं यही नोट्स हैं, ठीक है, यही नोट्स हैं। चलो भाई, अब जैसे देखो, अभी हमारा मेडिवल हिस्ट्री खत्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद, उसके बाद हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चालू होगा। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म होते ही वी विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ शुरू कर देंगे। चलो बेटा, दिनेश जल्दी बोल बेटा, जल्दी बोल, क्या डाउट है? अरे कहाँ है भैया, तुम्हारे कमेंट्स कहाँ चले गए? कोई नहीं बेटा, सुनो सुनो दिनेश, ये सारी चीजें जो लिटरेचर वगैरह है, इसकी पूरी लिस्ट मिलेगी, इनफैक्ट मैं खुद डिस्कस करूंगा, ठीक है। अभी अभी हमें उस
मेडिवल पीरियड का जो लिटरेचर है उस पर आने तो दे, सब कुछ क्लियर होगा। और मैंने लास्ट क्लासेस में बताया भी तो था किसने लिखी है। लास्ट क्लास की पीडीएफ तुम नहीं पढ़ रहे हो क्या? एक बार उसको रिवाइज तो करो। चंदबरदाई बताया था मैंने तुम लोगों को, पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय जो है चंदबरदाई ने लिखी हैं दोनों, बताया तो था। चलो लिटरेचर एक बार फिर से होगा क्योंकि सारा लिटरेचर एक साथ ऑर्गेनाइज करके लिखना है, तो उसमें आ जाएगा, डोंट वरी। बिल्कुल लोकनाथ, वहां तो मॉडर्न हिस्ट्री तो बिल्कुल वेब सीरीज चलेगी एक फ्लो में, ठीक है। चलो बच्चों, कल मिलते हैं अपने फाउंडेशन में, और आज 9 बजे जो भी एटीएम वाले हैं वहां मिलो, मॉडर्न हिस्ट्री वहां पे कवर होगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू।